और आज हम राष्ट्रपति को पढ़ने जा रहे हैं। जो सीरीज चल रही थी उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी है। हमने सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ना शुरू किया था, तो उसकी योग्यता, उसकी शर्तें में मैंने बताया था, और उसके निर्वाचक मंडल में बताया था मैंने कि कौन कौन से लोग वोट देंगे, और उसका चुनाव कैसे होता है। एकल मत हस्तांतरण पद्धति के बारे में भी मैंने बताया, आप उसको देख सकते हैं। और आइए हम उसके आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी बड़ी हो जाती है। तो शुरू करने से पहले हम जो है राष्ट्रपति की शपथ से हम वादा किए थे कि आप उसे पढ़ाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आज डालते हैं राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति शपथ। शपथ का प्रावधान जो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 60 में जो है भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य भारत के सीजीआई करते हैं, अर्थात मुख्य न्यायाधीश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनके समक्ष ये शपथ लेते हैं, और ये शपथ जो लेते हैं वो शपथ 3 बातों की शपथ लेते हैं। कौन कौन से? तो वो लेते हैं सबसे पहले परिरक्षण की शपथ, परिरक्षण। दूसरा लेते हैं प्रतिरक्षण, और तीसरा लेते हैं संरक्षण। ये 3 बातों की शपथ लेते हैं, और ये तीनों परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण किसका? संविधान का। संविधान का यानी कहा जाए अगर तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो 3 बातों की शपथ लेता है आर्टिकल 60 के तहत, और वो है परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण। किसका? संविधान का। अब परिरक्षण का मतलब क्या हुआ? परिरक्षण का मतलब हुआ कि भारत का राष्ट्रपति ये कहता है अपनी शपथ में कि मैं जो है क्या करूंगा, मैं किसी को संविधान का क्या करने नहीं दूंगा, संविधान के खिलाफ नहीं जाने दूंगा। संविधान के खिलाफ नहीं जाने दूंगा। अर्थात कहने का मतलब कि जब मैं हमेशा संविधान के अनुसार ही कार्य करने की इजाजत दूंगा, मैं किसी को संविधान के खिलाफ नहीं जाने दूंगा, अर्थात मैं भारत में पूरी तरह से संवैधानिक शासन लागू करूंगा। पहली शपथ में परिरक्षण में ये कहता है, शपथ ये लेता है। दूसरा क्या है कि मैं स्वयं, अगर देखा जाए, स्वयं यही काम मैं करूंगा कि मैं किसी को खिलाफ भी नहीं जाने दूंगा, और मैं स्वयं भारत के संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा या भारत के संविधान के अनुकूल काम करूंगा। कहने का तात्पर्य है। संरक्षण का मतलब क्या है? संरक्षण में है कि मैं जो संविधान का जो स्वरूप है, क्या चीज? स्वरूप को, यानी जैसा संविधान सभा ने बनाया है, जो उसके मूल ढांचे हैं, उन मूल ढांचों को मैं बचा कर रखूंगा। मैं संविधान के स्वरूप को बदलने नहीं दूंगा। ठीक है, बदलने नहीं दूंगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 3 बात की शपथ लेता है, संविधान के परिरक्षण, संविधान के प्रतिरक्षण और संविधान के संरक्षण। हमने बताया कि परिरक्षण में है कि संविधान के खिलाफ किसी को जाने की अनुमति मैं नहीं दूंगा, अर्थात मैं असंवैधानिक कार्य करने से किसी भी व्यक्ति को रोकूंगा, यानी संविधान का पालन करवाऊंगा अंततः देखा जाए। दूसरी बात है प्रतिरक्षण की, तो प्रतिरक्षण में वो कहता है कि मैं दूसरे को संविधान के खिलाफ नहीं जाने दूंगा, और स्वयं भी मैं संविधान का अतिक्रमण नहीं करूंगा। और तीसरी बात में ये हो गया कि संरक्षण जो है मैं करूंगा, मतलब किसका संरक्षण करूंगा? तो उसके स्वरूप का संरक्षण करूंगा। जो संविधान सभा ने जो मूल ढांचे बना कर रखे हैं
उस संविधान को मैं बचा करके रखूंगा। तो ये बातें हो गई। भारत के संविधान में आर्टिकल 60 में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इन बातों की शपथ लेगा। ठीक है। जबकि मंत्री क्या होते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अन्य सांसद और मंत्री जो होते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जबकि ये 3 चीजों की शपथ लेता है। अब आगे देखते हैं। शपथ हम मान लीजिए उसके हो गया। शपथ अगर हो जाती है तो शपथ होने के 5 वर्ष तक वो जो है अपने कार्यकाल पर बना रहता है। सामान्यतः अगर देखा जाए, सामान्यतः अगर देखा जाए तो वो 5 वर्ष तक अपने सीट पर बना रहता है। और अगर कोई विषम परिस्थिति आती है, किसी विषम परिस्थिति आती है और उस विषम परिस्थिति में उसे पद त्यागना पड़ता है अगर, तो एक तो हो सकता है कि उसमें महाभियोग चले, अभी आगे बताएंगे, या फिर वो स्वयं से अपने पद का त्याग करे। तो वो स्वयं अपने पद त्याग करेगा अगर, तो पद त्याग करेगा तो वो उपराष्ट्रपति को करेगा। अब जब उपराष्ट्रपति को यह पद त्याग दे देगा, अपना त्याग पत्र देगा, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उस स्पीकर को ये सूचना देंगे। ठीक है, स्पीकर को वो सूचना देंगे। क्यों देंगे सूचना? क्योंकि लोकसभा जो होती है भारत की, अगर देखी जाए तो लोकसभा ही भारत की, उसे कभी कभी निम्न सदन भी कह देते हैं, हालांकि ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन ये लोकप्रिय सदन है क्योंकि जनता इसमें अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुन करके भेजती है। राज्यसभा की तरह नहीं कि इनडायरेक्टली आते हैं चुन करके, लेकिन इसमें स्वयं चुन के भेजती है और उन्हीं के वो अध्यक्ष को, लोकसभा जो स्पीकर होता है उसे अध्यक्ष भी कहते हैं, और उसी अध्यक्ष को ये सूचना देता है ताकि वो संसद के पटल पर, कहाँ, संसद के पटल पर यह बात रख सके कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिया है और शीघ्र चुनाव 6 माह के अंदर करवा लिए जाएं, क्योंकि यह भारत का एक संवैधानिक सबसे बड़ा पद है। तो हमने इस तरह से देखा कि 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले कैसे काम होता है। अब देखिए 5 वर्ष का जो समाप्ति के लिए नहीं कि त्याग पत्र दे दिया, वो तो सब बात अलग है। एक चीज और इसमें जानने वाली चीज है कि अगर वो जिस डेट में, जिस दिनांक में वो शपथ जो है लेता है और उस दिनांक से जब उसका पद रिक्त होता है, जिस दिनांक से वो उसका पद रिक्त होता है और उसके जगह जब तक उसका प्रतिस्थानी नहीं आ जाता, कौन, प्रतिस्थानी, अर्थात ये नहीं कि जिस दिन उसका कार्यकाल पूरा हो गया 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होते ही मान लीजिए चुनाव नहीं हो पाया या कोई और परिस्थितियां आ गई हैं तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। उसका पद कभी भी रिक्त नहीं होगा जब तक उसका प्रतिस्थानी नहीं आ जाता, तब तक वो पुराना राष्ट्रपति ही अपने पद पर बना रहेगा। वो 5 वर्ष से अधिक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पद रिक्त नहीं होगा, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये चीजें हमने देखी। अब देखिए जब कभी भी इसमें भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, जब कभी उनका निर्वाचन होता है, और ये भी जान लेते हैं, जब उनका निर्वाचन होता है तो निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो आप इसके लिए एक अनुच्छेद पढ़ सकते हैं आराम से। ये है अनुच्छेद 71। ठीक है, अनुच्छेद 71 में क्या क्या बातें दी गई हैं। देखिए इसमें पहली चीज तो 2 बातें आप समझ लीजिए मोटा मोटा अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 71 में जो निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है, ये जो विवाद है, विवाद अनुच्छेद 71 में जो दिया गया है उसमें केवल 2 ही बातें आपको मुख्यतः याद रखनी। पहली बात तो ये है कि विवाद का आधार कभी भी ये नहीं होगा कि निर्वाचन मंडल अधूरा था। क्या चीज? विवाद का आधार ये नहीं होगा कि निर्वाचन मंडल अधूरा था। ठीक है, निर्वाचन मंडल के अधूरा होने न होने से राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति का चुनाव भी रोका जाएगा, नहीं, कदापि नहीं। इसलिए कभी भी अगर अधूरा निर्वाचन का आधार मान करके आप
ये नहीं चुनौती दे सकते न्यायालय में कि आप इसका जो है जो निर्वाचन हुआ था वो सही नहीं था। दूसरी बात क्या है कि जितने भी वो कार्य करेगा, अगर मान लीजिए उसका जो है जो जितने भी फैसले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में निपटते हैं, तो जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर निर्वाचन से संबंधित विवाद से संबंधित कोई मामला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, एक चीज और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, एक चीज क्या ध्यान रखने वाली बात है कि ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन पर प्रश्नवाचक लगा देगा, ऐसा नहीं है। प्रश्नवाचक केवल और केवल उसका प्रतिद्वंदी ही लगा सकता है। जैसे ए राष्ट्रपति, अगर ए बी सी डी 4 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, अगर मान लीजिए ये विजयी घोषित होता है तो ये या फिर यही तीनों में से कोई लगा सकते हैं, या तो ये लगाएं या तो ये लगाएं या तो ये लगाएं। यही तीनों उनके खिलाफ जो है विवाद के रूप में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उनके प्रतिद्वंदी ही जाएंगे और उनके प्रतिद्वंदी के अलावा कोई भी व्यक्ति अधिकार नहीं रखता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और ऐसा हो। ठीक है, तो दो बातें सुप्रीम कोर्ट में होगी और उसके प्रतिद्वंदी द्वारा ही उस पर विवाद खड़ा किया जाएगा। तीसरी बात कि कभी भी निर्वाचन मंडल को अधूरा मान करके ये स्वयं अगर ये स्वयं अगर ये जो चुनाव लड़े, जो हार गए, ये भी हार गए, ये भी हार गए, ये भी हार गए, ये जीत गया, लेकिन ये स्वयं ये तीनों लोग इस आधार पे भी आप चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल तो अधूरा था और चुनाव हो गया इसलिए मैंने जीता। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपके आर्टिकल 71 में, ये बातें का जिक्र किया गया है। अब इनका चुनाव तो हम लोग कैसे होता है तो देख ही लिए हैं। अब आइए देखते हैं इसमें महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलती है। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार केवल एक ही चीज है, क्या? कि वो संविधान का अतिक्रमण किया है। संविधान का अतिक्रमण का मतलब वो संविधान से ऊपर चला गया, संविधान को उसने छोड़ दिया है। जो भी आप शपथ देख रहे थे 3 साल से जो लिया था, तो जिसमें वो स्वयं कहता है, तो वो चीजें वो अगर शपथ में कहा और उसको पूरा नहीं किया, यानी एक तरह से संविधान का उसने अतिक्रमण कर लिया, तो इम्पीचमेंट, हालांकि ये शब्द उसमें प्रयोग हुआ है, जबकि इम्पीचमेंट जो शब्द ये है, ये जो है हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सब पे चलाया जाता है। लेकिन जो महाभियोग शब्द का प्रयोग है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए है, और वो केवल एक ही शब्द के लिए है कि अगर वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति है, अगर वह संविधान का अतिक्रमण कर बैठता है, तब उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और ये बात कहाँ कही गई है महाभियोग चलाया जाएगा? ये बात अक्सर गलती सब लोग करते हैं, ये बात कहीं और कही गई है और बोलते हैं प्रक्रिया के बारे में। ये बात कही गई है आर्टिकल 56 के 1 के सब क्लास बी में। ठीक है, अनुच्छेद 56 के सब क्लास 1 के बी में ये बात कही गई है। क्या कही गई है? कि अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पे आर्टिकल यानी अनुच्छेद किसके तहत? 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत क्या चलाया जाएगा? महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी। अब महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख केवल 61 में है, ये नहीं है कि संविधान का अतिक्रमण कर लिया तो महाभियोग लगाया जाएगा। ये बात तो कही गई है 56 के 1 के बी में, लेकिन यहां जो है अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया पर ही बताई गई है। अब प्रक्रिया कैसे है, आइए पहले इसको समझते हैं। तो प्रक्रिया में सीधी सी बात है कि अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो 61 की प्रक्रिया के तहत उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। सबसे पहले महाभियोग जब चलता है तो सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है, चाहे वो राज्यसभा है तो उपसभापति, और अगर लोकसभा है तो उसके अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष को 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर करके एक पत्र देते हैं कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं। अब उस सदन का जो अध्यक्ष है या सभापति है
वो उसे खारिज भी कर सकता है अगर वो लीगल चीज, अगर उसे ये सही चीज नहीं लगी तो। केवल 1/4, 1/2 हमने लिख दिया है, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके वहां के पीठासीन अधिकारी को अगर देखा जाए तो लोकसभा अगर है इसकी तो वो अध्यक्ष हो जाएगा, और राज्यसभा है तो उपसभापति हो जाएगा, जो अंततः उपराष्ट्रपति ही होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक, तो इनको 1/4 लोग हस्ताक्षर करके पहले देते हैं कि मैं फला व्यक्ति, अगर मान लीजिए ए राष्ट्रपति है, इस पे महाभियोग चलाना चाहता हूं, तो 1/4 सदस्य क्या करेंगे, उस सदन के लोग उस पे हस्ताक्षर करके देते हैं, और वो अगर वो उसको उचित मानता है तो वो आगे के सदन को बढ़ा देता है, वहां से भी अगर ये पारित हो जाता है 1/4 से ही, तो महाभियोग प्रक्रिया के लिए 14 दिन पहले उनको सूचना, किसको सूचना, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। क्या दी जाती है, सूचना। किसको दी जाती है, तो राष्ट्रपति को दी जाती है कि भाई आपको अपनी अभिरक्षा में अगर कुछ कहना है तो आप आकर के इस महाभियोग प्रक्रिया का सामना कीजिए, और संसद के पटल पे आप अपनी रक्षा में कुछ बातें बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक शर्त आपको याद रखनी है कि अगर जिस सत्र में यह महाभियोग शुरू होता है, जिस सत्र में, उसी सत्र में समाप्त भी होना चाहिए। ये नहीं कि शीतकालीन सत्र में शुरू हुआ और मानसून सत्र में जाके खत्म हो रहा है तो महाभियोग निरस्त माना जाएगा। यानी सत्र वही होना चाहिए, सत्र वही हो, 1/4 सदस्य हो जो उसको मतलब अगले सदन के लिए प्रस्ताव के लिए मंजूरी दिए हों, और तब जाकर के ये प्रक्रिया शुरू होती है, और 14 दिन पहले उनको सूचना दे दी जाए। ये सब होने के बाद महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद मान लीजिए महाभियोग प्रक्रिया अगर एक सत्र में समाप्त नहीं हुई तो महाभियोग प्रक्रिया वहीं पर भंग हो जाएगी। अगर चल गई और पास हो गया, पास कैसे हो जाएगा, पास होगा कि अगर लोकसभा में मान लीजिए अगर 2/3 सदस्यों ने पारित कर दिया इसे, और राज्यसभा में 2/3 सदस्यों ने इसे पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति को अपने उसी दिन से, जिस दिन ये यहां मान लीजिए यहां शुरू होता है, इसमें चला जाएगा, इसमें शुरू होता है, इसमें चला जाएगा, और जिस दिन अंतिम सदन में पारित होता है उसी दिन से उसे पद त्याग देना होगा, या उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा और नए राष्ट्रपति के बारे में भी सोचा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2/3 सदस्य जब दे देते हैं यहाँ पर, तब जो है पद त्याग दिया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कौन सी, अर्ध न्यायिक। ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसे ही अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया को। इसमें 2/3 सदस्य जो है दोनों सदनों से अगर सहमति देते हैं 2/3 तो उसी दिन से महाभियोग सत्र समान होना चाहिए, समान सत्र में हम पहले बता दिए सत्र समान होना चाहिए, तब उसका जो माना जाएगा कि ये जो है सदन से पारित हो गया और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलती। हाँ, ये चीज है इसमें कि इसमें हमेशा जब भी महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी तो ये नहीं है कि किसी लोकसभा से लाई गई, केवल राज्यसभा से, किसी भी सदन से आप पहले ला सकते हैं। ठीक है, किसी भी सदन से आप पहले ला सकते हैं, और इस तरह से महाभियोग प्रक्रिया हमने आज समाप्त की। धन्यवाद।